तो प्रियांक जी, आपके पूरे 8 साल के ट्रेडिंग जर्नी में आपका बेस्ट ट्रेड कौन सा रहा है? मैं आपको चार्ट्स पे दिखा सकता हूँ। एक टाटा मोटर्स और एक जोमेटो। टाटा मोटर्स को मैंने 2022 के एंड में 400 रुपये पर जब था, तब से मैंने उसका बोलना शुरू किया था कि ये स्टॉक यहाँ से 4 डिजिट्स में जाएगा, 1000, और एग्जैक्ट टारगेट दिया था 1150 का। आज आप देख सकते हो टाटा मोटर्स ने हाई बनाया 1170 के आसपास, एंड इट डम्प्ड। आई एग्जिटेड। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स। दूसरी ऐसी ट्रेड जोमेटो की। सो आप कहें तो मैं चार्ट पर दिखा देता हूँ। चलिए, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू पर ये सेम चार्ट ओपन किया है, क्योंकि इस चार्ट को एक्चुअली में मैंने 2023 से बदला नहीं है। दिस इज सेम चार्ट, इसमें कोई लेवल चेंज नहीं हुआ है। ये लेवल्स मैं 2023 में ड्रॉ करके रख चुका था, एंड दिस इज सिमिलर चार्ट। तो अगर आप ये वाला एरिया देखेंगे जो मैं अभी बोल रहा था, मुझे लगा था कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पर मार्केट अब ये वाला रिवर्सल देगी, जो ऊपर वाला है, ऊपर जाएगी यहाँ से। ठीक है, आई वॉज वेरी श्योर कि यहाँ पे होगा, और मैंने यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा पैसा लगाया था इसमें। बट थिंग्स हैपन, थिंग्स वेंट मेरे अगेंस्ट गई, और ये मार्केट देखेंगे आप नीचे गिर गई, और मैंने लगभग यहाँ पर 47 के आसपास एग्जिट कर दिया, ऑलमोस्ट एट द बॉटम। ये मेरा लॉस था। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जिससे लोगों को पता रहे कि भाई लॉस भी होते हैं, ये नहीं होता कि सिर्फ प्रॉफिट होते हैं। मैं यहाँ पे तारीफ कर रहा हूँ। एंड देन मार्केट ने वापस जब रिकवर करना शुरू किया, और जब ये यहाँ पर वापस से ये वाली जो कैंडल स्टिक के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर, ठीक है, सो इस वाली कैंडल स्टिक के ऊपर जब प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, देन आई रियलाइज कि नहीं, मार्केट अब जो है ऊपर जाना चाहती है। एंड देन ये वाला जो कंसोलिडेशन था यहाँ पर, इस कंसोलिडेशन में मैंने बाई करना शुरू किया था। तो यहाँ पे आपको कन्विक्शन कहाँ से आई? करेक्ट। अब आपका मन में होगा कि यहाँ पे क्यों बाई किया? हाँ, क्योंकि देखो, टेक्निकल एनालिसिस ऐसी चीज है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स इतने हैं, कोई यही चार्ट, यही कंसोलिडेशन जोन देख के बोलेगा अरे भाई ये रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, पहले सपोर्ट था तो हल्का सा, इस कंसोलिडेशन में देख सकते हो आपकी जो लाइन ड्रॉ की है उसके पहले, उसके बाद बार बार उस लेवल को प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, शायद आपके दिमाग में जो आ रहा होगा पॉइंट वो ये होगा कि जब प्राइस इस जगह पर था तो हमें कैसे पता होगा कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, इतना नहीं जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ जो आप किसी भी आईपीओ में लगा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको समझना होगा मार्केट साइकिल को, जो कि चार्ल्स डो ने 1900 में ही बताया था कि मार्केट अपनी साइकिल्स बनाती है, स्पेशली आईपीओज। और आप ये देखोगे अभी यही सेम पैटर्न मैक्सिमम आईपीओज में आपको मिलेगा, क्योंकि मार्केट गिर रही है। ओके, क्या है ये पैटर्न? ये मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, मार्केट यहाँ पर लिस्ट होती है, ठीक है, एंड आई वाज फॉर्चुनेट, मुझे जोमेटो का आईपीओ भी लगा था। ओके, 200% गेन्स फर्स्ट डे। सो यहाँ पे मार्केट जो है ओपन होती है, ठीक है, और मैं पहले दिन ही अपना लिस्टिंग गेन बुक कर लेता हूँ, क्योंकि जोमेटो में मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था नहीं, क्योंकि मुझे ई कॉमर्स का ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं था। आ गया प्रॉफिट, मैंने बेच दिया। देन ये कंसोलिडेट यहाँ पर करने लगा। अब जो ये कंसोलिडेशन होता है, यूजुअली इसको कंसोलिडेशन तो सब जानते हैं, बट मार्केट के फेजेस में हम इसको या तो एक्यूमुलेशन बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बराबर, ठीक है, या तो ये एक्यूमुलेशन है या तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जिस तरह का ई कॉमर्स का माहौल था, मुझे पता ज़्यादातर कंपनीज लॉस मेकिंग थी, फिर भी मार्केट 100% गेन्स पर खुली है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया। इसके बाद मार्केट गिरना शुरू करती है। अब मार्केट साइकिल क्या कहती है? मार्केट साइकिल के हिसाब से कोई भी प्राइस फेजेस में चलता है, मार्कअप फेजेस, मार्कडाउन फेजेस, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब मार्केट अगर आप देखेंगे नीचे गिरते हुए आ रही है, नीचे गिरते हुए आ रही है। आईपीओ में आपको सबसे ज़्यादा समझना होता है, दो ही प्राइसेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, जिस पर प्राइस आईपीओ आपका लिस्ट होता है, और दूसरा प्राइस जो आईपीओ में ओपन होता है, मतलब जो आपको आईपीओ के लिए मिलता है, जो आपका सब्सक्रिप्शन के लिए मिलता है। तो आप सोच के देखिए, जो आपको प्राइस स्टार्टिंग में मिलता है, जिसपे आईपीओ आपको बोला जाता है कि आप बाय कर सकते हो, प्राइस बैंड हुआ, वो प्राइस बैंड और लिस्टिंग डे। करेक्ट। सो प्राइस बैंड कहीं ना कहीं एज पर द जो भी इसके रेगुलेटर्स हैं, जिन्होंने आईपीओ अलाउ किया, उनके हिसाब से वो फेयर वैल्यू प्राइस है उसका, तभी उन्होंने अलाउ किया होगा। वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, वो अलग स्टोरी है, वो मार्केट डिसाइड करेगा। वो मार्केट डिसाइड करेगा, या एक एनालिस्ट अपने मर्जी से देखेगा। सो कहीं ना कहीं सेबी ने या जिस भी इकोनॉमिस्ट ने इसकी कैलकुलेशन लगाई, उनके हिसाब से इसका फेयर वैल्यू प्राइस था 60 से 70 रुपए के आसपास। करेक्ट, वहां पे लिस्ट होनी थी, प्राइस आईपीओ लगा, लिस्ट कितने पर हुई? 120। तो मार्केट पहले दिन ओवर वैल्यूड है। कोई भी ओवर वैल्यूड आईपीओ हो, अनलेस इट्स वेरी गुड इन लॉन्ग टर्म, काइंड ऑफ आईआरसीटीसी, दैट इज फाइन। अदरवाइज कोई भी कंपनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिस्टिंग गेन्स में निकल जाता हूँ। मार्केट निकल गई, मार्केट गिरना शुरू करेगी, आप किसी भी आईपीओ को उठा के देख लो, 90% आईपीओ के लिए मैं बोलूंगा, अगर वो गेन्स में ओपन हुई है और उन्होंने एक बार भी गिरना शुरू किया है, दे मोर लाइकली टू ड्रॉप बिलो देयर प्राइस बैंड। वो अपने प्राइस बैंड के नीचे आएगा, क्योंकि अभी वो ओवर वैल्यूड है। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो वहां पे बाई नहीं करेंगे उसको। तो जब ये 120 पे गिरना शुरू करता है, उसी वक्त पे पता था कि 60 के आसपास ही आना चाहिए। मार्केट गिरा, आया, अब यहाँ पर आ गया जब 60 के आसपास, तो आप देखोगे अचानक से सेलिंग रुक गई। देखिए यहाँ पे कितना स्ट्रेट गिर रहा है,
बट यहाँ पे आके अचानक से सेलिंग रुक गई। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने सेलिंग क्लाइमेक्स पर पहुंच गई। जितने भी लोग लिस्टिंग गेन्स में आए थे और जो उन्होंने सोचा था कि अब तो ये 400 गुना जाएगा, वो लोग अब लॉस में आ चुके थे। तो अब पोजीशन कट कर रहे हैं, वो पोजीशन चारा कट नहीं करना बचा। शुरू करेंगे, राइट। वो बोलेंगे कि यार 6 महीने हो गए, हमारा फायदा नहीं मिला, मैंने तभी बुक कर लिया होता। डिसबिलीफ में चले जाएंगे कि अब जाएगा नहीं जाएगा। और फिर मार्केट एक आखिरी झटका देती है, जिसमें ये जून जुलाई में ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं कैपिचुलेशन। जहां पे एक आदमी ऐसा होता है ना, अरे 15,000 रुपए तो थे, चलो नहीं आए, अब छोड़ दो लॉन्ग टर्म के लिए। ये आदमी के अंदर फेज आता है। बट जो लास्ट लेग आती है कैपिचुलेशन, इसको बोलते हैं जहां पे इन्वेस्ट जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो छोटे प्लेयर्स को पूरी तरह खा जाते हैं, उनका विश्वास पूरा तोड़ दिया जाता है। यही कैपिचुलेशन हुआ था कोविड क्रैश में, जो आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि वहां पे क्या था ऐसा। दिस वाज द लेवल। ये ऐसा लेवल होता है जहां पे वो आदमी भी अपना हाथ तोड़ देता है होल्ड करने से, जिसने 15,000 रुपए सोचकर छोड़ दिए थे। अब वो क्या सोचता है कि भाई 1 साल हो गया, वो 15,000 के मेरे 10,000 रुपए रह गए, इससे तो बढ़िया मैंने 10,000 रुपए फलाना फलाना स्टॉक में डाल दिए होते, एफडी में डाल दिए होते। जब ये पूरी तरह से आपको घेर लेते हैं, वहां पे वो आदमी भी बेच देता है। बस उसी को बोलते हैं फियर, पैनिक। यही होता है कैपिचुलेशन फेज, जहां पे अच्छे अच्छे होल्डर्स के भी हालत खराब हो जाए। ठीक है, ये वो सिचुएशन आती है। अब ये सिचुएशन आप कभी भी ऐसे पहली बार में नहीं पढ़ पाओगे। यानी कि जब ये प्राइस यहां था तो मुझे भी नहीं पता था और आपको भी नहीं पता था। आप इसका कैसे कर लेते हो कि अचानक से जो सेलिंग आ रही होती है, उसके बाद जो ये लास्ट फेज होता है, मतलब जैसे दिया बुझने से पहले एक बार फटफटाता है ना, ये वो वाली सिचुएशन होती है। और आप ये जब धीरे धीरे कई सारे चार्ट्स देखेंगे ना, आपको पता चलने लगेगा। अब देखिए प्राइस ने गिरने से मना कर दिया, काफी लंबे टाइम तक प्राइस में ही घूमने लगा। तो अब जो टूटते जा रहे हैं वो तो बेचते जा रहे हैं। अब जिसका प्राइस 43 चला गया, 60 से भी 40% नीचे, वापस 60 आती है, वो क्या सोचेगा? निकल लो, प्रॉफिट बुकिंग, वापस निकल लो। 15,000 के 15,000 आ गए। वो टाइम वैल्यू भले ही खो चुका, बट 15,000 बचाना चाहता है, वो निकलेगा। फिर क्या होता है, ये लास्ट कैंडलस्टिक जो है जिसमें मैं फंसा था, जहां पर यहाँ पर ये होता है कि जो नए लोग जो सोचते हैं, अब हीरो बन के आते हैं कि यार अब बाई कर लेते हैं, जैसे मैं आया था, अब हमें भी उनको तोड़ना है। और फिर ये वाला ड्रॉप आया। ठीक है, अब यहां पर जब ड्रॉप आया, मुझे नहीं पता था कहां जाएगा, मैंने बेच दिया, जैसा मैंने बोला बाकी लोगों ने भी बेच दिया। अब यहां पे जब हम बेच रहे हैं तो कोई तो खरीद रहा होगा। बराबर भाई, हर एक सेलर के बदले एक बायर तो है। हम ये उस टाइम पे सोच नहीं पाते क्योंकि हमारा दिमाग उस टाइम पर पैसे पर होता है। मेरा भी पैसा ज्यादा लगा हुआ था तो मेरा भी ध्यान वहां था और मैंने बेच दिया। ये नहीं सोचा कि कोई खरीद रहा होगा। इस तरह से नहीं सोचा मार्केट को कि इस लो को तो ब्रेक हो जाने दो, जो मेरा कैपिचुलेशन लेवल है। और कैपिचुलेशन का लो 99% केसेस में टूटता नहीं है। कैपिचुलेशन का इसी तरह का पैटर्न आप देख सकते हो निफ्टी 2022 में अक्टूबर में जब लो बना 15,000 पर, सेम लो देख सकते हो। इसी तरह का यूफोरिया होता है, टॉप पर बनता है। निफ्टी में आप देख सकते हो नवंबर में जहां टॉप लग गया 26,000, इसी तरह का प्राइस एक्शन सेम होगा। ये बस उसका मिरर इमेज है। फिर मार्केट यहां से जब ऊपर चलना शुरू करता है और ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है ऊपर की तरफ, हाई ब्रेक करता है, तो अब अगर मार्केट को इतना तेजी से गिर के नीचे जाना है तो ये ऊपर जाएगा नहीं, ये मार्केट स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा नहीं। अब जब ये स्ट्रक्चर वाली शिफ्ट वाली कैंडलस्टिक आती है, फिर जब ये कंसोलिडेशन आता है, तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि रेजिस्टेंस पर है, वो लोग इसको रेजिस्टेंस मानते हैं। करेक्ट, वो लोग इसको रेजिस्टेंस मानते हैं। मैं रेजिस्टेंस ऐसे ट्रेड नहीं करता, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह ट्रेड नहीं करता। मेरे लिए कैंडलस्टिक के ओपन लो हाई क्लोज सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। मैं मतलब ये आप बड़े टाइम फ्रेम्स पे देखते रहोगे कि बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल का जो लो है या हाई है वो एक तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मैं स्विंग लो स्विंग हाई के ऐसे लाइन खींच के विश्वास नहीं करता। तो सबके लिए ये रेजिस्टेंस है, लेकिन मेरे लिए क्या है कि जितने लोग यहाँ पे सेल करे थे वो लोग अब इससे यहाँ पे वापस या तो शॉर्ट करने का ही सोचेंगे, एग्जिट करने का सोचेंगे। कोई यहाँ पे ये नहीं सोच रहा होगा मार्केट ऊपर जाएगा। और आपको ट्रेडिंग में यही करना है जो 90% लोग नहीं कर रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूं? हो सकता है इस छोटे से हिस्से को सुन के भी लोगों के समझ में ना आया हो, बट ये चीज मैं बहुत लंबे टाइम से करते आ रहा हूं। एंड देन आई बॉट इट, आई होल्डेड इट। फिर क्या होता है, मार्केट पंप होना शुरू करता है, मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है इस तरह से। ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा फेज आता है आईपीओ ट्रेडिंग का। ये सब आईपीओ में लगेगा। जब भी प्राइस अपने प्राइस बैंड को ब्रेक कर दे तो आप सोचना शुरू कर दीजिए कि मार्केट ने अगर इधर कोई कंसोलिडेशन किया है, ये देखिए यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते थे, प्राइस खुलते ही गिरना और कंसोलिडेशन के बाद गिरना, बराबर, दो अलग अलग चीजें। अगर खुलते ही गिरा है तो आपको फिर नहीं सोचना ऐसा, बट अगर कंसोलिडेशन के बाद गिरा है तो आपको ऐसे सोचना है जैसे मैं बता रहा हूं। यहां पर क्या है, अब जब ये ब्रेकआउट होता है तो लोगों के नजर में या जो रिटेलर्स ट्रेड करते हैं सबके दिमाग में ये रहता है कि ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन है तो रेजिस्टेंस होगा। बहुत सारे लोग इसको डिमांड एंड सप्लाई की तरह भी ट्रीट करते हैं, जितना मैं जानता हूं। बट आप अगर देखेंगे मेरे ट्विटर पे, यहीं पर मैं लिख रहा हूं ये जो मैग्नेट लगाकर कि अब मार्केट नए हाई जाएगा।
क्यों? क्योंकि जितने भी लोग बेरिश हैं उनका इनवैलिडेशन कहाँ है? इसके ऊपर, उस लेवल के ऊपर। तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे, यहाँ पर लगाकर वो लोग इसमें सेलिंग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटालिटी क्या है? मार्केट यहाँ नहीं जाएगी। यही होती है लिक्विडिटी, जो मैंने शुरू में भी आपको बताई थी एसएमसी के हिसाब से। तो आई विल टारगेट दिस। और यहाँ पर कोई भी बाई करने के बारे में नहीं सोच रहा, आपको बस यही साइकोलॉजी समझनी है। तो आपका कहना है कि जब मार्केट उस लेवल के ऊपर जाएगा, उस लेवल तक जाएगा जहां लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, तो वहां जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अगर वो ट्रेड में उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, और एटलीस्ट जो बिग प्लेयर्स है वो उस लेवल के ऊपर कन्विक्शन आ ही जाएगा कि अब तो इट इज बाउंड टू गो इन द सेम डायरेक्शन। करेक्ट, ठीक है। सो अब ज्यादातर लोगों के दिमाग में यहाँ पर ये चल रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, एंड दैट्स व्हाट मार्केट वांट्स। तो ये जो नीचे का कैपिचुलेशन अगर आप समझ गए, यहीं से आपके दिमाग में आ जानी चाहिए बात कि कैपिचुलेशन हो चुका है। सेम पैटर्न आप पेटीएम में देख सकते हो, ऐसा नहीं कि इसी में हो रहा है, सेम साइकिल रिपीट हो रही है। देन मार्केट पंप्स, और मुझे पता है मार्केट यहाँ जाएगी। ये 169 का है, जो कि यहाँ से लगभग 2.5 गुना है मेरे लिए, एंड दैट इज मोर देन इनफ। तो फिर मैं वेट करता हूँ कि प्राइस वहाँ पर जाए, ठीक है, और मैं इसको होल्ड करता हूँ, एंड आई डोंट सेल इट। और मैं इसको हर हफ्ते प्रमोट मतलब अपडेट कर रहा हूँ अपने ट्विटर पर भी कि बेफिक्र रहो, मार्केट ब्रेक करेगी ही करेगी, वो रुक ही नहीं सकती। फिर इस ट्रेड को होल्ड करने का एक और रीजन रहा कि आप देखेंगे जोमेटो ने कोई करेक्शन नहीं किया बहुत लंबे टाइम तक, एंड देन प्राइस कम्स हियर, ठीक है। नाउ गेम कम्स टू, अब ये मुझे भी नहीं पता यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्योंकि लोग तो ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ पे आपको वेट करना होता है थोड़े और प्राइस एक्शन का। अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेक करता है, अब ये ऑल टाइम हाई है, प्राइस डिस्कवरी में है, तो मोर लाइकली प्राइस जो पूरी रेंज बनी है 166 से लेकर नीचे 40 तक, इसके 2 गुने तक जाता है, ओके, लगभग। तो 200% के आसपास आप इसका टारगेट एक्सपेक्ट करोगे। 166 से लेके 40 आया तो 130 के आसपास का पॉइंट्स आ गए हमारे पास। 130 का मल्टीप्लाई करेंगे 260, तो मुझे पता चल गया 250 के आसपास ही जाना चाहिए। देन आई टुक द नेक्स्ट टारगेट कि अभी 250 जाएगा जैसे ही ब्रेकआउट होगा। ये सब आपको, अब बहुत सारे लोग इसको फिबोनाची से करते हैं, इंडिकेटर से करते हैं, बट आपको गणित समझना है, प्राइस समझना है कि प्राइस क्या करना चाहता है। अगर आप प्राइस समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा पीछे जा सकते हो रिप्ले में। हाँ हाँ बिल्कुल। जिस पॉइंट पे हम रुके थे 169 के आसपास, उसके बाद 2 रेड कैंडल आई, ठीक है, बराबर। दूसरी हैमर जैसे बनी है, हैमर बोलूंगा नहीं, अप ट्रेंड में है, बट वो जो फॉर्मेशन है, उस कैंडल के फॉर्मेशन के दो, इसके एक कैंडल पहले, यस यस मैं समझ गया। जब वो कैंडल बन रही है ना, जब उसका लो बन रहा है, आप कोई भी एक नॉर्मल ट्रेडर देख रहा है कि 2 रेड कैंडल्स है उस पॉइंट पे, जो एक तरह से नया हाई बना है और रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर है, वो एग्जिट करेगा, ऑल टाइम हाई के ऊपर है, रेजिस्टेंस के ऊपर है, वो एग्जिट करेगा। ऐसे वक्त पे भी ट्रेड में कन्विक्शन रखने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? ये कंसोलिडेशन जो लोगों के लिए सेलिंग एरिया है ना, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर प्राइस इस कंसोलिडेशन के नीचे आ गया तो फिर तो वो लोग सही है ना जो यहाँ सेल करना चाह रहे थे। तो बस आपका इनवैलिडेशन ये है 116। तो यहाँ पे अगर आप, वो होता है ना कि आप ट्रेड में हो, आपको प्रॉफिट्स भी हाथ से छूटने का डर लगता है, Correct. और आप जल्दी बस 1-2 कैंडल्स के कलर में उलझ के क्विक डिसीजन ले लेते हो, उसके बदले आपको फोकस रखना है कि आपका ओवरऑल चार्ट क्या बोल रहा है, आपका टारगेट क्या है, जो स्ट्रेटेजी है उसके बेसिस पे, और वेट करना है। क्योंकि ये तो लो पे तो दिखेगी कि 2 बड़ी रेड कैंडल्स है, बट आगे दिखने में आ रहा है कि रिवर्सल है और कंटिन्यू हो रहा है। मेरे पूरे एक्सप्लेनेशन में ये देखोगे कि मैंने कहीं पे भी ये बात नहीं करी यहाँ पे ब्लैक कैंडल बनी मैंने इसलिए बेच दिया, ग्रीन कैंडल स्टिक बनी मैंने इसलिए बेच दिया, बराबर, क्योंकि मैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे विश्वास नहीं करता। देखिए मेरा मानना इतना सा है, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल का अंतर मैं आपको बताता हूँ। जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है मैं उस पर विश्वास करूंगा, जो अजम्पशन है मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और अजम्पशन में डिफरेंस क्या है नहीं मानोगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैंने आपको बोला कि मैं इसको रेजिस्टेंस नहीं मान रहा था, ये लाइन किसने ड्रॉ करी? मैंने, प्राइस ने तो ये लाइन नहीं बताई थी, तो ये लाइन मैंने अज्यूम करी ना रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दिस इज अ डेटा ऑफ अजम्पशन। मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, वो लाइन किसने ड्रॉ करी? आपने ड्रॉ करी। मैंने इस हाई और इस हाई को मिलाया कि मैंने इस हाई को मिलाया कि मैंने इस हाई और इस हाई को मिलाया? कौन डिसाइड करेगा? जो ड्रॉ कर रहा है। हर एक बंदा अलग अलग करेगा। डेटा ऑफ अजम्पशन। मैंने आपको बोला मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या मानता हूँ, OHLC, और OHLC सबके लिए सेम है। वो मार्केट ने डिसाइड कर लिया कि इस पॉइंट पे लो बना है, इस पे हाई बना, वो आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। दैट इज फैक्चुअल डेटा, एंड जो ये हमें ड्रॉ करने से आता है दैट इज अजम्पशन बेस्ड डेटा। मैं अजम्पशन बेस्ड डेटा को इग्नोर करता हूँ। अब जैसे कैंडलस्टिक ब्लैक बनी, ब्लैक बनने का मतलब है गिरना चाहिए, या आपने अज्यूम किया? प्राइस ने तो कभी नहीं बोला कि मेरी ब्लैक कैंडल बनने का मतलब है गिर जाओ। सो मेरा यहाँ पे क्या कंसेप्ट था, मैं क्योंकि कैंडलस्टिक नहीं देख रहा था, मेरे लॉजिक के हिसाब से कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट था। लोगों के हिसाब से यहाँ से गिरना चाहिए, तो जब तक इससे नीचे नहीं गिरेगा मैं सही हूँ।
एंड देन आई होल्ड इट। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ आप ये कह सकते हैं कि इस स्टॉक ने मेरी थोड़ी हेल्प करी, ज़्यादा करेक्शन करे नहीं, तो इट गिव मी कॉन्फिडेंस कि होल्ड कर लो। मेरा 250 का टारगेट था। आप देखेंगे यहाँ से नीचे क्लोजिंग नहीं हुई वीकली चार्ट की ना, तो बड़े टाइम फ्रेम पे आप ऐसे ही ट्रेड करते हो। और जब ये 250 गया देन आई बुक्ड 250 पे मैंने आधी पोजीशन बुक कर ली, आधी होल्ड कर ली। और फिर मेरा दूसरा टारगेट 300 था। जिस दिन 300 यहाँ पे गया था ये सितंबर में, तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे थोड़ा कोशिश होने की जरूरत है, थोड़ा देखते हैं क्या करेगा। एंड देन ये वाला जो है ना दिसंबर वाला हाई, यहाँ पे न्यूज आ गई थी कि जोमेटो की मार्केट कैप टाटा मोटर्स के ऊपर आ गई, राइट, टाटा मोटर्स से ज्यादा हो गई, करने लग गए। दैट डे आई सोल्ड एंड ट्वीटेड कि जोमेटो के बारे में बहुत अच्छी न्यूज आ गई है, अब ये रेस्ट करना चाहता है। आई सेड दिस क्योंकि ऑब्वियसली मैं रिकमेंडेशन ऐसे पब्लिकली नहीं दे सकते एज पर सेबी रूल्स, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया था। एंड दिस वॉज द ट्रेड जो एक्चुअली में सीखने के पर्पज से, समझने के पर्पज से, एंड सेम गोज टू टाटा मोटर्स, उसका भी लोग देख ही सकते हैं। मैं जितनी भी बातें आज मैं बोलने वाला हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं वो ही चीज़ें बोलूँगा जो पब्लिकली मेरे डोमेन में है, जो आपने पब्लिश की है या शेयर किए है, जो मैंने शेयर की है, या तो वो मैंने ट्रेडिंग व्यू पर पब्लिश की होगी, या मैंने अपने ट्विटर पर पब्लिश किया होगा, या मैंने यूट्यूब पर एडवांस में पब्लिश किया होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं बोलूँगा जिसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, वो भी पब्लिक डोमेन में, पर्सनल नहीं। सो जब 2020 का क्रैश आया, सो मुझे अभी भी याद है कि मार्केट निफ्टी 50 का जो बॉटम लगा था दैट वाज अराउंड 7500, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है 7490 था कि 7590 था, बट वो लेवल मैं एडवांस में अपने एनालिसिस में पब्लिश कर चुका था ट्विटर पर। मतलब आप बोल रहे हो जो अल्टीमेट क्रैश मेरे ख्याल से ये अराउंड 23 या 24 मार्च को आया था, exactly. 7511 या ऐसा कुछ लेवल था आई थिंक, करेक्ट, वो आपको पहले ही आपने पब्लिश किया था, मतलब क्रैश होने से पहले नहीं, 12,000 पर हमने कहा कि भाई क्रैश होगा और कम से कम 1000 से 2000 पॉइंट का होगा, बिकॉज यू कांट एक्सपेक्ट कि 7000 पॉइंट्स का क्रैश होगा इंडियन मार्केट, वो तो एक्सपेक्टेड था। बट जब मार्केट गिरना शुरू किया, इवन लोअर सर्किट लग गए इंडेक्स में, वो एक ऐसा दिन था कि लोग मतलब कंफ्यूज थे कि भाई इंडेक्स में भी लोअर सर्किट लग रहा है, दैट टाइम आई न्यू कि भाई यहाँ पर बॉटम लगने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ओके और इसके पीछे क्या लॉजिक या क्या सोच थी जिससे आपको इतना कन्विक्शन आया? आप अगर देखोगे तो मार्केट साइकिल जो होती है निफ्टी 50 की, अगर आप देखेंगे तो हर 3 या 4 साल में एक ऐसा साल आता है जो पिछले कम से कम 1 से 2 साल के सारे प्रॉफिट्स को गायब कर देता है। चाहे आप वो 2008 के क्रैश को देखोगे, फिर 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी, तब आप उसके बाद देख सकते हो नोटबंदी आ गई अचानक से, 2 साल के लो स्वीप हो गए थे। देन इट हैपेंड इन 2016 के बाद 17 के आसपास ही हुआ, और फिर उसके बाद नहीं हुआ था, 4 साल हो चुके थे। एंड व्हेन इट हैपेंस, जब 2020 में ये होना शुरू हुआ, ठीक है, सो आप देखोगे कि मार्केट पहले 2019 का लो लेती है, फिर 18 का लेती है, फिर 17 का लेती है, 3 साल के लो स्वीप करती है। तो अगर आप उनके लो मार्क करना स्टार्ट करेंगे तो आपको वो लेवल जाके मिल जाएगा चार्ट पर। उसका मैं आपको कारण भी बताता हूँ। होता क्या है कि मार्केट्स में ज्यादातर लोग जो मार्केट्स को कैलकुलेट करते हैं वो ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं किया जाता, वो इन्वेस्टिंग के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि बड़ा पैसा FIIs और एनी बिग इंस्टीट्यूशन इज डूइंग लॉन्ग टर्म। करेक्ट, दैट इज एन इन्वेस्टर, ठीक है। तो जब भी इन्वेस्टिंग में होता है तो आपने एक वर्ड सुना होगा मैक्स पेन, जिसका यूजुअली लोग यूज करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में, कि यहाँ पर ज्यादा सेलर्स बैठे हैं तो उनको मैक्सिमम पेन होगा, बट दैट द सेम थ्योरी गोज टू इक्विटी एज वेल। क्यों जाती है? क्योंकि इमोशंस तो सेम ही है, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो। भाई जब हमारा एवोल्यूशन नहीं था, हम आदि मानव थे, तब से लेकर आज तक 2 इमोशन सेम है, एक लालच ग्रीड और एक डर, एक फियर, वो सेम है। इसीलिए मार्केट्स आज तक बिल्कुल सिमिलरली चलती हैं। वही पैटर्न्स 1960s में भी चलते थे, वही पैटर्न आज भी चल रहे हैं, और वही पैटर्न 2100 में भी चलेंगे, क्योंकि ह्यूमन इमोशन सेम रहने वाले हैं। और अगर हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात करें, जब आप एक्चुअली इक्विटी मार्केट्स में आए थे, इक्विटी डेरिवेटिव्स में, तो प्रॉफिट लॉस का आपका सफर कैसा रहा? प्रॉफिट लॉस तो देखिए मेरी कहानी कुछ अलग नहीं है जैसी सबकी होती है। जैसा मैंने बताया, एक इन्वेस्टमेंट किया, पैसा बन गया, फिर आया पैसा खो दिया। मैं आपको बताऊं, जो मेरा पैसा बना था उसका मैंने लगभग 80% खो दिया था आने वाले से 2 महीने के अंदर, क्योंकि ट्रेडिंग का भूत चढ़ा था। उसमें कितना लॉस हुआ था आपको? वही जो मैंने कमाया था। आई वॉज वेरी श्योर कि जो मैंने पैसा कमाया है ये अल्टीमेटली एकदम से आया है, मैं इसी को रिस्क पे लगा सकता हूँ, नया नहीं लगाऊंगा। सो जो मेरा 70,000 का कुछ 3-3.5 लाख रुपए हुआ था वो लगाया था, और उसमें से कुछ मेरे ख्याल में 40,000 रुपए बचे थे। ओके, वो वापस से खो गया था। तो अल्टीमेट लॉस तो मेरा 30,000 का हुआ, बट आपने प्रॉफिट अगर कमा लिया तो आप ही का पैसा है। बराबर, प्रॉफिट कमा के लॉस हो रहा है तो वो भी लॉस ही रहा है। तो वो एक मेरा लॉस हुआ, बट वहीं पे मैं रुक गया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। और मैं आपको बताऊं कि मैंने यूट्यूब पे शायद ही कोई क्रिएटर छोड़ा होगा उस टाइम पर जिसकी मैंने वीडियो नहीं देखी होगी। और मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं आई थिंक एक दिन में 24 घंटे होते हैं,
मैं थोड़ा सोने में आलसी हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं 7 घंटे कम से कम सोता हूँ और मुझे लगता भी मेरे दिमाग को वो चाहिए क्योंकि मैं पूरे दिन चार्ट्स देखता हूँ। 7 घंटे सोने के निकाल दीजिए, बाकी 1 घंटा आप इधर उधर के कामों के लिए निकाल दीजिए, बाकी के 16 घंटे मैं सिर्फ यूट्यूब देखता था अगले 3 महीने। सिर्फ ट्रेडिंग के वीडियोस, सिर्फ ट्रेडिंग के वीडियोस, सीखने के वीडियोस, और मेरा पूरा टाइम लैपटॉप पर या तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुला होता था, ट्विटर खुला होता था जहाँ पे मैं पोस्ट करता था, और यूट्यूब खुला होता था। इसके अलावा कुछ नहीं था। मेरे घर वाले परेशान हो गए थे कि आदमी पागल तो नहीं हो गया। फिर मैंने सीखा सीखा सीखा, 3 महीने लगाए, तो आप यकीन मानिए उन 3 महीने मैंने एक भी ट्रेड पंच नहीं की होगी। मैंने कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? 3 महीने मैंने ट्रेड करने की कोशिशें क्यों नहीं करी, और की भी तो कभी जैसे मैंने एक स्टॉक पकड़ लिया, एक स्टॉक से ट्राई करके देख लिया, एक कंसेप्ट सीखा, एक स्टॉक लिया, इक्विटी इंट्राडे में ट्राई करके देख लिया कि भाई ये मुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे पैसा ज्यादा लग नहीं रहा है। क्यों मैंने ऐसा नहीं किया? क्योंकि मैं तैयार नहीं था भाई। आप यकीन मानिए एक बॉक्सर बॉक्सिंग पहले पंचिंग बैग पर ही करता है, एक आदमी को खड़े करके नहीं करता है। बराबर। सो पहले पेपर ट्रेडिंग ही करो, ठीक है। अब लोग बोलेंगे सर पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे तो प्रॉफिट बन जाता है, इमोशन नहीं बनता। तो आपकी गलती यहाँ पर ये है कि आप जब पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो आप प्रोसेस नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो, आप पैसे को ही देख रहे हो अभी भी। लोगों के लिए पेपर ट्रेडिंग का पर्पस है, मैंने 1000 का पेपर ट्रेड अकाउंट बनाया, मैं इसको 5000 कर दूं तो मुझे ट्रेडिंग आ गई, वापस पीएनएल पे अटक गए। यही तो गलती कर रहे हो आप। मैं आपको बोल रहा हूँ वो 1000 रुपए का चाहे 1010 हो, लेकिन वो जो 10 रुपए बढ़े वो एक प्रोसेस के तहत बढ़े, एक सिस्टम के तहत बढ़े। आपको वो सिस्टम आना चाहिए। आपने जब लॉसेस हुए आपको, तो आप 3 महीने कंप्लीट ब्रेक लिया आपने। इनफैक्ट आप ट्राई कर रहे थे पेपर ट्रेडिंग, आप ट्रैक कर रहे थे मार्केट, बट आप खुद पैसा हैवी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, डिप्लॉय नहीं कर रहे थे। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आपको रिकवरी करनी है, अब मैं सीखा भी हूँ, अब रिस्क मैनेजमेंट भी सीख लिया, कुछ और भी सीख लिया, तो अब तो मैं बेहतर कर पाऊंगा। ये फीलिंग एक्चुअली डेस्परेशन ही है, ये माइंडसेट आपका बिगड़ा हुआ है। जब तक माइंडसेट ठीक नहीं होता, जब तक आप एक तरह से भूल नहीं जाते कि भाई लॉसेस हुए हैं, फ्रेश स्टार्ट लेना है, ये जब तक आता नहीं मन में, तब तक पेपर ट्रेडिंग ही ठीक है। फिर बिल्कुल सही बात है। देखिए आप आजकल वक्त क्या है, रील्स का जमाना है। हमारे टाइम में तब रील्स नहीं हुआ करती थी, आज से 5 साल पहले अक्सर बस टिकटॉक हुआ करता था। टिकटॉक में चलाता नहीं था, ये अच्छी चीज रही मेरे साथ। सो रील्स की वजह से हमारे दिमाग में क्या है, मुझे रील्स में कोई बुराई नहीं लगती, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ये लॉजिक देंगे कि सर मैं तो मोटिवेशनल रील्स देखता हूँ, मैं तो इंस्पिरेशनल रील्स देखता हूँ, मैं तो अच्छे ट्रेडर्स की बातों को सुनने के लिए रील्स देखता हूँ, तो मेरे दिमाग में तो अच्छी चीजें जा रही हैं। और बिल्कुल सही लॉजिक है उनका कि आप अच्छी चीजें देख रहे हो, आप ठीक है, आप डांस प्रोग्राम नहीं देख रहे हो रील्स में, आप अच्छी चीजें देख रहे हो, बट द पॉइंट इज कि आप उसको इतने छोटे टाइम के लिए देख रहे हो और उसके बाद आप अगली कोट को देख ले रहे हो। तो जो पहली कोट थी, क्या उसको आपके माइंड ने प्रोसेस किया? क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है। तो ऐसे नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सर बुक्स पढ़िए। मैंने 2012 से लेके 2016 के बीच में बहुत सारी बुक्स पढ़ी। कोई स्पेसिफिक बुक्स जो आप रेकमेंड करोगे नए ट्रेडर्स को? आप बिजनेस स्कूल पढ़ सकते हो, रॉबर्ट टी कियोसाकी की हैबिट ऑफ विनिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। रॉबिन शर्मा की एक बुक है 5 AM क्लब, आप उसको पढ़ सकते हैं। द अल्केमिस्ट बहुत अच्छी बुक है पाउलो कोएल्हो की, आप उसको पढ़िए। और ऐसी न जाने कितनी सारी बुक हैं। एक कनेक्ट द डॉट्स है, वो इंडियन राइटर रश्मि बंसल जी हैं, उनकी है। कनेक्ट द डॉट्स का एक सेकंड पार्ट आया था, नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ऐसी कितनी सारी बुक्स मैंने पढ़ी। तो वहां से जब आप पढ़ते हो ना, तो वो कोट्स आपके दिमाग को शेप करती, क्योंकि वहां पे उस कोट के ऊपर बातें हो रही हैं, आपको टाइम मिल रहा है उसको अपने अंदर डालने का। तो वहीं से एक कोट थी कि आप जो है छोटे टाइम के लिए अक्सर अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हो, और बड़े टारगेट्स के लिए अक्सर आप अंडर एस्टिमेट करते हो। सो मेरे लिए बड़ा सिंपल सा था कि जब मुझे ट्रेडिंग में भी आगे बढ़ना है, तो आई हैव अ विजन ऑफ 3 years और 5 years कि भाई 3 साल में ये करना है। जब 2020 में मैंने इंडियन मार्केट्स में करना शुरू किया, जिससे होता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो अब मुझे पता था कि मैं 3 लाख का लॉस कर चुका हूँ। अब मैंने 3 महीने में कुछ सिस्टम्स बनाए कि मुझे ये फॉलो करने हैं, चलो प्लान करके बनाते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने अपनी उठा के सेविंग्स वापस से डाल दी, नहीं, मैंने अब 50,000 रुपए डाले। ओके, अब 50,000 रुपए नए अकाउंट में डाले, चला के देखा कि क्या हुआ। अब वो 50,000 रुपए, पहला टारगेट था कि 1 महीने तक ना तो जीरो होने चाहिए, किसी भी तरीके पहले सर्वाइव करना है 1 महीना, और मुझे ब्रेक इवन के आसपास रहना है। टारगेट तो ऑब्वियसली प्लस का ही रहता है, आदमी प्लस रहे। तो पहला महीना बीता, मुझे अभी भी याद है, मैं शायद आई थिंक 44,000 के आसपास मेरा पैसा बचा था 1 महीने बाद। तो ठीक है, आई एम डूइंग गुड। और मैक्सिमम जो मेरा 6,000 रुपए का लॉस था, एक्चुअली दैट वाज ब्रोकरेज। क्योंकि इंडियन मार्केट्स में क्या होता है कि ब्रोकरेज आपका 10 से 15% ले लेता है बड़े प्यार से, अगर आप टैक्सेस चार्जेस सब मिलाकर, तो रेगुलर बेसिस पर ऐसा हो रहा था। सो आई रियलाइज्ड कि अगर मैं ब्रोकरेज हटा देता हूं तो माई P&L वाज 52,000।
सो कुछ 7-8 हज़ार रुपए का ब्रोकरेज था। अब मेरे को क्या करना था, मेरे को अब इस तरह से सिस्टम बनाना था कि ये ब्रोकरेज ना लगे, इतना चार्जेस कम हो, चार्जेस कम हो, इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, इस तरह से करना है। तो ऐसे करके फिर उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि वो 70,000 पहुंचा, उसके बाद ऐसा हुआ फिर वो जीरो हो गया, जीरो भी हुआ कोई दिक्कत नहीं, 50,000 जीरो हुआ कोई बात नहीं, फिर से 50,000 डाल दिए, फिर 50,000 जीरो हुआ, 2 बार मेरे बिल्कुल जीरो हुए, मुझे भी याद है। तो 50,000 हुए जीरो हो गए, कोई बात नहीं, 50,000 हुए जीरो हो गए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में 4-5 महीने लगा, और कई बार ये पैसा ऊपर भी गया, कई बार ये पैसा नीचे भी गया। एंड नाउ आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ रियल ट्रेडिंग प्लस डेमो ट्रेडिंग, और उसके बाद मैंने एक सिस्टम बनाया और फिर मुझे पता था कि अब मैं कर सकता हूँ, और फिर मैंने करना शुरू किया। और फिर 2020 एंड से लेकर और 2021 तक आई थिंक आई गॉट द हाईएस्ट रिटर्न्स, और वो रिटर्न्स इतने थे कि मेरी आज तक की किसी भी फील्ड से, जैसे पहले मैंने जॉब की है, कोई और बिजनेस की है, कुछ भी किया, उन सबकी इनकम से ज़्यादा थी। तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरा करियर अब इंडियन मार्केट्स है, इंडियन मार्केट्स में आना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो आई नीड अ प्रोफाइल, मुझे थोड़ा कुछ यहाँ पे बड़ा भी करना पड़ेगा। आई नीड सम काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइलिंग। मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, सो मेरा प्रोफाइलिंग बिल्कुल अलग था, बीटेक किया था मैंने। देन आई वेंट टू MBA फाइनेंस, मैंने कोविड के बाद MBA फाइनेंस किया है, ओके, आफ्टर अ गैप ऑफ 8 years ऑफ माई स्टडीज। मैं आपको बताऊं ज्यादातर लोग तो ये स्टेप ही नहीं ले पाएंगे कि 8 साल बाद आप पढ़ने जा सकते हो, रेगुलर कॉलेज में पढ़ने जा सकते हो। ओके, आई डिड, क्योंकि मैं कभी सीखने से पीछे हटा ही नहीं। ये सिर्फ फाइनेंस और मार्केट्स की दिलचस्पी की वजह से आपने लिया? उसकी दिलचस्पी की वजह से। सो मैंने इसके लिए तैयारी शुरू करी। फिर मैंने प्लान किया कि भाई आज से 3 साल बाद मैं जो है या तो सेबी रजिस्टर्ड RIA हूँगा या RA हूँगा, या कुछ ना कुछ मैं यहाँ पर एक लीगल प्लान कर रहा हूँगा, और मेरे पास इस तरह से मेरी ट्रेडिंग भी होगी, पीछे से रिटर्न्स भी होंगे। मैंने ये सब कुछ प्लान किया था। तो जब मैंने ये 3-4 साल की प्लानिंग करी तो आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। फिर दूसरा चीज क्या था कि इंडियन मार्केट के अंदर आप कोई भी काम शुरू करते हो तो उसके अंदर रेगुलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो डेफिनेटली हमारे जो रिटेलर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए ही है, और उनको फॉलो करना चाहिए। तो हो सकता है कि आप राइट इंटेंशन के साथ कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन बाकी लोग राइट इंटेंशन के साथ नहीं करना चाह रहे हो, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो वो डिफरेंस का कहीं ना कहीं क्वालिटी आपको पता चलता है। तो मैंने पहली बात तो मुझे ये था कि फाइनेंस में कुछ करते हैं, तो मैंने उसके लिए कुछ एग्जाम्स भी दिए। इवन एक स्वयं का एग्जाम होता है बेंगलोर से इक्विटी का, वो भी मैंने क्लियर कर लिया। फिर मुझे लगा कि ठीक है और पढ़ाई करते हैं, मैंने NISM के एग्जाम्स देना शुरू कर दिए, RA का भी एग्जाम दिया मैंने, वहाँ पे कई सारे एग्जाम्स लेकर सर्टिफिकेट ले लिए, तो पढ़ना समझ में आने लगा। फिर मुझे लगा चलो फाइनेंस में कोई डिग्री आगे कर दे, मुझे पढ़ने का शौक हमेशा से था। और ट्रेडिंग के साथ आपके साथ अच्छी चीज़ क्या होती है कि जब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिलता है, आपके पास टाइम होता है। फिर मैंने MBA फाइनेंस से स्टार्ट कर दिया। जब फाइनेंस में कर रहा था तब मुझे पता चला कि आप अगर दूसरों के सामने कोई चीज़ करना चाह रहे हो इंडियन मार्केट में, या कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हो, रिसर्च पब्लिश करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी प्रॉपरली एक टाइटल होता है रिसर्च एनालिस्ट का। उसके बाद फिर मैंने RA के लिए अप्लाई किया, और लास्ट ईयर जुलाई में ही मेरा RA का सर्टिफिकेट आया। उसके बाद ही मैंने जो है अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया। वही काम, रिसर्च बेसिकली लोगों तक पहुँचाना। तो उसके लिए जो भी सोशल मीडिया मुझे मिली, यूट्यूब, स्टॉक ट्वीट्स, ट्विटर, जिस भी रास्ते से मैं पहुंचा सकता था मैंने पहुंचाने की कोशिश की। तो इसलिए RA वाला टाइटल मुझे पसंद आया। अब मार्केट में ना पिछले कुछ सालों से बहुत दिक्कत वाली एक बात चल रही है कि कोई ट्रेडर आता है, यूट्यूब पे कोई वीडियो डालता है और कहता है कि यहाँ बाय करो, यहाँ सेल करो, बाय सेल कॉल्स देता है, या मेरे इस ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप पे बाय सेल कॉल्स दूंगा, इसके लिए मुझे पैसे दो। ये सब नैरेटिव्स चलते हैं जो ऑथोराइज नहीं होते। तो एक तरह से अब सेबी भी जो ये क्रैकडाउन कर रहा है और बहुत स्ट्रांगली एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है जहाँ पे लोग सेबी के साथ रजिस्टर हो जाए एज अ रिसर्च एनालिस्ट, तो वो सही है। पर इसमें भी अगर मान लो कोई ट्रेडर है जो ट्रेडिंग करना चाहता है बट किसी रिसर्च एनालिस्ट के एडवाइस पर या रिसर्च एनालिस्ट के कॉल्स पर ट्रेड करने की इच्छा रखता है, थोड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करना है, तो ये कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि जो रिसर्च एनालिस्ट है वो सच में सेबी के साथ रजिस्टर्ड है? कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बता रहा है मैं हूँ बट एक्चुअली कुछ और ही है, कोई फ्रॉड है। इसके लिए आप क्या कहोगे? देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और इस चीज़ से तो मैं खुद भी परेशान हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी जैसे मैंने प्रेजेंस बनानी शुरू की सोशल मीडिया पर, तो मेरे खुद के नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स बन गए, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। लोग क्या करते, देखिए अब आप सोशल मीडिया के साथ क्या है, कोई वेरिफिकेशन तो होता नहीं है। आप कोई भी यूजर नेम रख सकते हैं, कोई भी नेम रख सकते हैं। अब जैसे होल्ड विद प्रियांक मेरा यूजर नेम है, तो वो क्या करेंगे, होल्ड विद प्रियांक के आगे एक के लगा देंगे डबल, या 0 लगा देंगे, या 1 लगा देंगे, और उसके बाद मेरा फोटो लगा लेंगे, वो भी इजीली अवेलेबल है। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। वो लगाने के बाद वो ऐसा प्रमोट करते हैं कि जैसे कि वो प्रियांक शर्मा है। वो क्या कर रहे हैं, वो स्कैम कर रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं।
तो वो इस तरह से आते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप हमसे लीजिए टिप्स या इन्वेस्टमेंट सर्विस लीजिए, पैसे दीजिए, हम आपका डबल करके दे देंगे। और एक नया आदमी जो आता है उसे लगता है कि भाई सेबी रजिस्टर्ड बोल रहा है उस खुद को, और वो ऐसा सोचने के बाद उसको पैसे दे देता है। तो ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स भी मेरे पास आई रिसेंट में। फिर जब मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आपने पेमेंट किसको किया, ऐसे सवाल पूछता तो उन्हें खुद पता चल जाता है कि वो गलत जगह फंस गए। तो देखिए इसका समाधान क्या है, इसका समाधान वही है जो गवर्नमेंट आपको इतने टाइम से अवेयर करने की कोशिश कर रही है। आज के वक्त में अगर आप कॉल करेंगे किसी को तो आपको कॉलर ट्यून की जगह पर एक डिस्क्लेमर मिलता है जो गवर्नमेंट की तरफ से चलता है कि फ्रॉड इन्वेस्टर से बचिए कॉल पर। बराबर। So, आप जब किसी सेबी आरए को भी फॉलो कर रहे हो ना, यानी कि आप मुझे भी फॉलो कर रहे हो, तो भी एक बार दिमाग में डाउट रख के चलिए कि ये सच में है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल देखकर भरोसा मत कीजिए, पहले वेरिफिकेशन कर लीजिए। और वेरिफिकेशन करना बहुत आसान है। सेबी की वेबसाइट पर सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है, जितने भी आरए होते हैं। अभी बीएससी की वेबसाइट पर भी सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं, या फिर जो भी आरए आपके पास हैं, जो आपको पता चला कि ये आरए हैं, आप उनका वेरिफिकेशन सही तरीके से करिए, आपको पता चल जाएगा। और देखिए ये हमेशा से होता आया है, पहले से होता आया है। पहले चोरी होती थी, फिर यूपीआई फोन पे वाले डिजिटल फ्रॉड होने लगे, आजकल डिजिटल अरेस्ट चल रहा है। तो ट्रेडिंग में होना कोई नई बात नहीं है, होता हमेशा से था। सावधानी तभी भी एक कस्टमर को ही बरतनी थी, सावधानी आज भी कस्टमर को ही बरतनी है, उसका और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। तो प्रियांक जी, पंच के इस पॉडकास्ट में आप आज आए, बातें करके बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने मिला। एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी इस पूरे डिस्कशन से, चार्ट्स पर जो इतनी हमने बातें की, उससे कई सारे टेकअवेज रहेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।